बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एस लेवल अकाउंटिंग जिसका कोड है 9706 उसका अक्टूबर नवंबर 2020 का पेपर 2 करेंगे। और पेपर 2 से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो सिंगल एंट्री से रिलेट्स करता है। Angeli is a sole trader. She doesn't maintain a full set of accounting records. के full set of accounting records नहीं है। इसका मकसद है डबल एंट्री सिस्टम जिसके अंदर हर डेबिट का एक क्रेडिट होता है, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिंगल एंट्री। नॉर्मली जो स्मॉल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि वो किसी फुल फ्लेज अकाउंटेंट को हायर करें और उसकी सर्विसेज लें, लेकिन उनकी जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो उनके सब फिंगर के ऊपर होता है कि क्या चीज़ें उनका बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है, लॉस में जा रहा है, और जो बेसिक चीज़ें हैं कि माल कितने का ख़रीदा, बेचा कितने का, एक्सपेंसेस कितने पे कर रहे हैं, ये जो डिटेल्ड अवेलेबल होती है उनके पास, हम अकाउंटिंग के कंसेप्ट्स को इस्तेमाल करके जो मिसिंग फिगर्स होती हैं वो फिर हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। और यही सिंगल एंट्री है जिसके अंदर हम इनकम स्टेटमेंट भी बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बनाते हैं। उसी इंफॉर्मेशन की मदद से जो ये जैसे एंजली जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं है उसके पास, लेकिन हम जो फिगर्स दी हुई हैं उसकी मदद से देखें, हम सब चीज़ें भी कैलकुलेट करेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स अकाउंटिंग के इस्तेमाल करके। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जो कुछ भी, अगर कोई आदमी बिल्कुल इलिटरेट है लेकिन वो बिज़नेस कर रहा है, उसने अकाउंटिंग की क्या कुछ पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर आप उससे उसके बिज़नेस के बारे में जो कुछ वो कर रहा है पूछें, तो एक जो एक्सपर्ट अकाउंटेंट होता है वो फिगर से कैलकुलेट करके जो कुछ निकालेगा कि प्रॉफिट और लॉस, वो आपको एग्जैक्टली बताएगा, क्योंकि उसका पैसा, उसका दिमाग, सब कुछ वहाँ पर लगा हुआ है। तो ही नोज़ एवरीथिंग के यार वेदर ही और शी इज़ मेकिंग प्रॉफिट और लॉस, वेयर द बिजनेस इज़ गोइंग, व्हाट्स हैपनिंग। तो ये सब कुछ होता है। हम यहाँ जो फॉर्मल तरीके से अकाउंटिंग के कंसेप्ट भी सीख रहे हैं, हमने डबल एंट्री सिस्टम भी पढ़ा है। वी नो एक फॉर्मल तरीके से ये तमाम चीज़ें जो बिज़नेस में हैपनिंग्स हो रही होती हैं उनको किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, इनकम स्टेटमेंट प्रॉपर फॉर्म के अंदर कैसे बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनेगी। तो वी आर लर्निंग ये तमाम टेक्निक्स, लेकिन समझाने का मकसद ये है कि अकाउंटिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो ओवरऑल हर बिज़नेस में यूज़ हो रहे होते हैं। वेदर किसी ने पढ़ा है अकाउंटिंग या नहीं पढ़ी है अकाउंटिंग, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। सो एनी हाउ आगे बढ़ते हैं। At 1st October 2019, the assets and liabilities of Angeli were as follows कि assets and liabilities ये दी हुई थी। कैश एट बैंक, डेबिट बैलेंस का मकसद है कि बैंक में जो पैसा है वो आपका है। अगर ये क्रेडिट बैलेंस होता तो इसका मकसद है बैंक ओवरड्राफ्ट था, वो लाइबिलिटी हो जाती कि आपको पे करना है बैंक को। अभी बैंक में आपका पैसा है। इन्वेंट्री करंट एसिड्स से आपको पता है, नॉन करंट एसिड्स कैरिंग वैल्यू का मकसद है कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आई है वो $85,000 की है। ट्रेड पेबल आपको दिया हुआ है, जो सप्लायर से आपने माल ख़रीदा उसे जो पे करना है। ट्रेड रिसीवेबल जो माल आपने क्रेडिट के ऊपर बेचा उससे आपको $12,850 रिसीव करने हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 September 2020 द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स वर रिकॉर्डेड। ये ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हुई है। जनरल एक्सपेंस की पेमेंट करी है आपने $11,480 की। पेमेंट टू ट्रेड पेबल, वो जो ट्रेड पेबल जो सप्लायर को पे करना था उसमें $50,250 का अमाउंट आपने पे कर दिया। रिसीट्स फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जिनको उधार माल बेचा था क्रेडिट के ऊपर, वहाँ से पैसा आया $73,850। रेंटल इनकम रिसीव्ड के, जो आपने रेंट में कुछ प्रॉपर्टी दी हुई है वहाँ से जो इनकम आती है वो रेंटल इनकम है आपकी। रिटर्न्स इनवर्ट का मकसद है कि जो माल आपने क्रेडिट के ऊपर बेचा था वो माल वापस आ रहा है, उसमें कोई डिफेक्ट है या वो कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से नहीं है, वट एवर इट इज़ वो माल वापस आ गया है। इसको हम रिटर्न्स इनवर्ट भी कहते हैं और सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद है कि जो माल हमने ख़रीदा था क्रेडिट के ऊपर वो माल ख़राब हुआ है, कोई प्रॉब्लम है उसमें, वो हमने वापस कर दिया, इसको परचेजेस रिटर्न भी कहते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है। एंजली मेड ड्राइंग्स ऑफ 600 पर मंथ थ्रू आउट द ईयर। हर मंथ जो है उसने $600 की ड्राइंग करी है, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इट कम 7,200 के 7,200 पूरे साल के अंदर उसकी ड्राइंग है। ऑल रिसीट्स एंड पेमेंट्स वर प्रोसेस्ड थ्रू द बैंक अकाउंट्स। अब कैश में कुछ भी नहीं होता, जो कुछ आया है, जो कुछ गया है, वो सब बैंक के थ्रू हुआ है। इर्रिकवरेबल डेट्स ऑफ $2,300 वर रिटर्न ऑफ, के वो डेट्स जो इर्रिकवरेबल था कि अब वो पैसा मिलना ही नहीं था, उसको आपने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ जब करते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास करते हैं,
उसकी एंट्री पास करते हैं, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट कर देते हैं और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल को क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि अब ये पैसा नहीं आएगा तो हम अपने एसेट्स को ही क्रेडिट करके कैंसिल कर रहे हैं कि अब आप देयर विल बी नो मोर, आई मीन टू से, एसेट ट्रेड रिसीवेबल इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो वो होगा ही नहीं, तो इसे राइट ऑफ करना कहते हैं कि अगर एसेट का डेबिट बैलेंस है, अगर आप उसे क्रेडिट कर देंगे तो वो किताबों के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वहाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो राइट ऑफ करना है इसको कहते हैं। ऐसे ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मली डेबिट होता है, या तो हम पैसा रिसीव होगा हमें कस्टमर से तो हम क्रेडिट करेंगे, या फिर हम राइट ऑफ कर रहे हैं, या फिर सेल्स रिटर्न हमारे पास वापस आ रही है। इन तीन कंडीशंस के अंदर ट्रेड रिसीवेबल को हम क्रेडिट करते हैं नॉर्मली। तो इररिकवरेबल डेट्स को आपने डेबिट कर दिया, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करा $2,300 से। ये आपको पता है बेसिक चीज़ है। कहता है 30 सितंबर 2020 द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ वर एज फॉलोस। एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ये थे, इन्वेंट्री आपकी इतनी है, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। ऊपर जो दी हुई थी हम पढ़कर आ रहे हैं वो ओपनिंग थी। नॉन करंट एसेट्स कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू का मकसद है ओपनिंग के अंदर एट 1 अक्टूबर 2019 में ये कैरिंग वैल्यू जो है $85,000 की थी। अगर मैं $85,000 यहाँ से माइनस कर दूँ, यानी ओपनिंग 85 था और जो एंडिंग हुआ है वो आपके पास, तो $85,000 में से अगर मैं 85,000 क्या है, ये ओपनिंग था, इसमें से मैं अगर 72,250 माइनस करूँ, जो एंड में बचा 12,750। ये 12,750 जो है ये एक्चुअली आपका डेप्रिसिएशन है। ये डेप्रिसिएशन क्यों है? क्योंकि कैरिंग वैल्यू जो एसेट्स की थी वो $85,000 थी शुरू के अंदर, अभी हम देख कर आ रहे हैं। एंडिंग वैल्यू जो है 72,250 बची है। तो डिफरेंस क्या है? एसेट्स को जब हम यूज़ करते हैं तो रिडक्शन इन वैल्यू बाय यूज़ ऑफ एसेट्स इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उससे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई। प्रीपेड जर्नल एक्सपेंस जो है वो $600 के हैं। प्रीपेड का मकसद है कि जर्नल एक्सपेंस जो ऊपर हमने पे करा, कितना पे कर रहे थे हम? 11,450, देख रहे हैं आप, 11,450 हमने पे किया था। तो इसमें से 11,450, ये जो 11,450 है, 480 बल्कि सुनिए, तो 11,480 का जर्नल एक्सपेंस आपने पे किया। उसके बाद साल के एंड में वो $600 का प्रीपेड है। मकसद ये वो 600 है जिसका बेनिफिट्स आपको नेक्स्ट ईयर भी पहुंचेगा। तो आप क्या करें, सिंपल 11,480 में से माइनस कर दें 600 प्रीपेड को, तो 10,880 ये एक्चुअली जर्नल एक्सपेंसेस आपके आ गए। जो एक्सपेंस है एक्चुअली जर्नल एक्सपेंस वो 10,880 आपका बनता है, $10,880। ट्रेड पेएबल जो एंड में बचा है वो 11,470 बचा, और ट्रेड रिसीवेबल जो है $14,980 आपका एंडिंग है। कहता है कैलकुलेट द बैंक बैलेंस एट 30 सितंबर 2020। बैंक बैलेंस आपको कैलकुलेट करने को कह रहा है। देखिए बैंक बैलेंस कैलकुलेट करना बहुत आसान है। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है $4,600, और जितनी भी पेमेंट्स हो रही है और ये जो रिसीट्स हुई है वो कहता है सब बैंक के थ्रू हुई है। तो अगर आप ये ओपनिंग जो है 4,600 आपके पास ये आ गया, और बाकी जो है आप क्या करें इसको, ये 4,600 ओपनिंग है। उसके बाद देखें रिसीट्स, ये आप देख रहे हैं 73,850 ये पैसा आपके पास आया। रेंटल इनकम रिसीव्ड, ये आपने पैसा रिसीव किया क्योंकि ये बैंक के थ्रू आएगा। तो ये दो अमाउंट जो हैं, बाकी रिटर्न इनवर्ड में तो पैसा नहीं है, रिटर्न्स आउटवर्ड के अंदर पैसा नहीं है। जर्नल एक्सपेंस आपने पे करा है, पेमेंट करी है ट्रेड पेबल को, तो यहाँ भी कुछ नहीं हो रहा है। और ये $6,600 पर मंथ एंजली जो अपने लिए लेती है वो भी एक्सपेंस है आपका, सॉरी ड्राइंग है आपकी, और वो भी बैंक के थ्रू जा रही है। तो ये बैंक की पेमेंट होगी। तो पेमेंट्स नहीं है, रिसीट्स आपने देखा कि दो रिसीट्स हैं और एक ओपनिंग बैलेंस था।
तो आपने क्या करा, ये $4,600 का ओपनिंग बैलेंस है, 73,850 ये आपके पास कस्टमर से पैसा आया, और ये रेंटल इनकम है। तीनों को जमा कर दिया तो रिसीट्स आपके पास 87,450 हो गई। अब अगर हम पेमेंट की बात करें कि पेमेंट क्या है, तो देखें पेमेंट के अंदर जनरल एक्सपेंस आपने पे करे हैं, पेमेंट टू ट्रेड सप्लायर ये दूसरी पेमेंट आपकी हो गई। तो ये दो पेमेंट्स आपके पास, और तीसरी जो है वो ड्राइंग की है 7,200। तो ये तीन पेमेंट्स हैं आपकी, 11,480, 50,250 और 7,200। ये टोटल जमा करा तो 68,930 आ गया। रिसीट से 87,450 और पेमेंट हो रही है 68,930। तो आपके पास जो बैलेंस बचा बैंक का वो $18,250 जो है, ये आपका बैंक का बैलेंस है। तो बड़ा सिंपल है, इसके अंदर यू जस्ट हैव टू यूज़ योर कॉमन सेंस एंड ओपनिंग दिया हुआ था, जो रिसीट्स हो रही है वो जमा कर लें उसमें, फिर पेमेंट्स को जमा करें, रिसीट्स में से पेमेंट को माइनस करें, आपके पास बैंक बैलेंस आ जाएगा। सेकंड के अंदर कहता है आपसे कि प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020, यूज़ द स्पेस नेक्स्ट पेज फॉर योर वर्किंग के लिए नीचे आप यूज़ करें। तो देखिए इसके अंदर जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाने की बात कर रहे हैं, तो इनकम स्टेटमेंट के लिए हमारे पास हमें पता होना चाहिए सेल्स रेवेन्यू हमारा कितना है। सेल्स रेवेन्यू आपको दिया हुआ नहीं है, लेकिन सेल्स रेवेन्यू जो मैं आपसे बात करी थी मैंने शुरू में कि मिसिंग फिगर्स हैं, मिसिंग फिगर को हम दी हुई फिगर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल अगर आपके जहन के अंदर क्लियर है कि ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस देखें, ट्रेड रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है उसने 12,850। जब आप लेजर बनाएंगे अपना ट्रेड रिसीवेबल, तो ये ओपनिंग साइड के ऊपर आ जाएगा 12,850, ये ओपनिंग बैलेंस है। ट्रेड रिसीवेबल का अगर आप एंडिंग बैलेंस देखें, ये वो आपको दे रहा है, देखें एंडिंग बैलेंस है 14,980। ये 14,980 जो है, क्योंकि एसेट्स है, एसेट्स का जो एंडिंग बैलेंस होता है वो क्रेडिट साइड के ऊपर होता है, क्योंकि डेबिट साइड बड़ी होती है तो बैलेंस हम क्रेडिट में लिखते हैं 14,980। देखिए 14,980 ये एंडिंग बैलेंस हो गया आपका, ये ओपनिंग एंडिंग आपने कर दिया। उसके बाद आप देखें ट्रेड रिसीवेबल की मूवमेंट क्या है आपके पास, क्योंकि आप जब क्रेडिट सेल्स जब निकालने के लिए जाएंगे तो कैश सेल्स तो है ही नहीं इसमें सवाल में, तो ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट क्रेडिट आपने कर दिया। ओपनिंग बैलेंस आपके पास ये था BD और ये CD आपका आ गया। तो कैरेट डाउन और ब्रॉड ब्रिंगिंग डाउन आपने करके बैलेंस को लेकर आया, ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस आपने लिख दिया। आप देखिए ट्रेड रिसीवेबल रिसीट्स आपके पास $73,850 आपको रिसीव हुआ, तो 73 आप एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 73,850। ये आपने क्रेडिट कर दिया ट्रेड रिसीवेबल को, बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो उसके बाद आप देखें क्या हुआ है, एक राइट ऑफ कराया। राइट ऑफ देखें उसने लिखा था ना 2,300, मैंने एंट्री बताई थी कि इनरिकवरेबल डेट्स को डेबिट करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। तो ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे 2,300 से, ये इनरिकवरेबल डेट्स आपका हो गया। ये बैंक, ये आप लेजर बना रहे हैं सिंपल। और उसके बाद में देखें रिटर्न्स इनवर्ड भी हैं। रिटर्न्स इनवर्ड का मकसद है सेल्स रिटर्न को डेबिट करेंगे और ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। 2070 ये देख रहे हैं आप, तो 2070 से और क्रेडिट होगा ये सेल्स रिटर्न की वजह से। ये आपने इसकी जो एंट्रीज थी ट्रेड रिसीवेबल की मूवमेंट आपने कैलकुलेट करी। मूवमेंट जब कैलकुलेट कर लें तो आप डेबिट क्रेडिट का टोटल कर लें सिंपल 73,850, 2,300, 2,070 प्लस 14,980 माइनस करते हैं 12,850, तो 80,350। $93,200 $93,200
93,200 का क्रेडिट बैलेंस है और डेबिट है, तो इसको हम सेल्स कहेंगे। आपको एंट्री पता होगी क्या होगी, जो भी डिफरेंस है इस लेजर का वो फिर सेल्स कहलाता है। और सेल्स की एंट्री क्या पास करते हैं, ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट करते हैं और सेल्स को क्रेडिट करते हैं। तो आपके पास जो ट्रेड रिसीवेबल की मूवमेंट थी उसकी हेल्प से आपने ये 80,350 का अमाउंट निकाल लिया और ये वर्किंग करके आपने देखिए इसने इसको नॉर्मल फॉर्म से दिया है। आप इसको लेजर की मदद से मैंने आपको कैलकुलेट करके डेबिट क्रेडिट से समझाया। इन्होंने क्या दिया हुआ है, इन्होंने भी वही दिया हुआ है, लेकिन ये न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर दिया हुआ है। बेहतर कंसेप्ट ये है कि अगर लेजर का कंसेप्ट आपके पास क्लियर है डेबिट क्रेडिट का, तो फिर बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। ओपनिंग एंडिंग बैलेंस ओपनिंग डेबिट पे लिख दें, एंडिंग को क्रेडिट पे लिख दें। जो रिसीट्स हो रही है उसे ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। आपको पता है बैंक डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। इररिकवरेबल डेट्स में भी आपने क्या करा था, इररिकवरेबल डेट्स को डेबिट किया था, ट्रेड रिसीवेबल को क्रेडिट किया था, तो ट्रेड रिसीवेबल की क्रेडिट साइड पर लिख दें। सेल रिटर्न डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, तो इसकी वजह से भी क्रेडिट कर दें। और ये बैलेंस शीट ही है, इन सबको जमा करें और ओपनिंग को माइनस कर दें, आपके पास क्रेडिट सेल्स आ जाएगी जो हमने निकाली। इसके बाद सेकंड एक फ़िगर और निकालनी है जिसे परचेजेस की फ़िगर कहते हैं, क्योंकि परचेजेस भी हमें नहीं पता कितनी है। तो परचेजेस की फ़िगर निकालने का भी तरीका यही है सिंपल, कि आप ट्रेड पेएबल का लेजर बना लें। ट्रेड पेएबल का जब आप लेजर बनाने के लिए जाएंगे तो देखिए ओपनिंग बैलेंस और एंडिंग बैलेंस क्या दिया हुआ है। ट्रेड पेएबल का ओपनिंग बैलेंस है 9,930 और क्योंकि ये लाइबिलिटी है 9,930, बैलेंस बीडी क्रेडिट। जब जिसका अगर एसेट है तो उसके ओपनिंग बैलेंस को हम डेबिट साइड पर लिखेंगे और एंडिंग बैलेंस को क्रेडिट साइड पर लिखेंगे। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्योंकि क्रेडिट होता है तो क्रेडिट साइड पर लिखेंगे और जिसका एंडिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड पर लिखेंगे। इट शोज़ कि आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा है और आप डेबिट साइड पर लिख रहे हैं। तो डेबिट साइड पर जब लाइबिलिटी का बैलेंस लिखते हैं एंडिंग, तो वो क्रेडिट बैलेंस ही कहलाता है, लेकिन लिखते हैं उसे डेबिट साइड के ऊपर है। ये कंसेप्ट आप जहन में रखिएगा लेजर का। तो देखिए एंडिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है ट्रेड पेएबल का 11,470, ये एंडिंग बैलेंस है 11,470। ये CD 11,470 आपका। अब उसके बाद ट्रेड पेएबल की मूवमेंट देखेंगे। ट्रेड पेएबल को पेमेंट्स हुई हैं तो आप देखें पेमेंट टू ट्रेड पेएबल 50,250, 50,250 की पेमेंट करी है। पेमेंट की एंट्री क्या पास करते हैं, ट्रेड पेएबल को डेबिट कर देते हैं और बैंक को क्रेडिट करते हैं। तो ट्रेड पेएबल को डेबिट करेंगे 50,250 से, तो 50,250 से आपने ट्रेड पेएबल को डेबिट कर दिया। और देखें रिटर्न्स, उसके बाद ट्रेड पेएबल का आपको कुछ नज़र आ रहा है, तो ट्रेड पेएबल का बिल्कुल नज़र आ रहा है। एक रिटर्न्स आउटवर्ड भी आपको नज़र आ रहा होगा। रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद है परचेजेज रिटर्न। परचेजेज रिटर्न की एंट्री क्या पास करते हैं, ट्रेड पेएबल को डेबिट करते हैं और परचेजेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं 1290। तो ट्रेड पेएबल डेबिट हो जाएगा 1290 से। और देखें ट्रेड पेएबल का बस यही एंट्रीज थी कि आपने पेमेंट करी ट्रेड पेएबल की, पेमेंट करने के बाद में परचेजेज रिटर्न भी है, ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस आपके दिए हुए थे वो आपने लिख दिए और बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर। अब इस लेजर का आप बैलेंस कर लें उठा के। देखें डेबिट साइड के ऊपर 50,250 प्लस 1290 और प्लस 11,470, तो ये 63,010। और ये भी जो है वो इतना ही होना चाहिए, लेकिन ये है ही नहीं इतना। इसमें से 9,930 को माइनस करें तो 53,080। ये असल में परचेज है, क्योंकि परचेजेस की एंट्री क्या पास करते हैं, परचेजेस को डेबिट करते हैं, ट्रेड पेएबल को क्रेडिट करते हैं। तो ट्रेड पेएबल क्रेडिट साइड पर आ गया, परचेजेस का रेफरेंस देके और ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस आपके दिए हुए थे। पेमेंट करा ली, पेमेंट आपने देख ली और रिटर्न्स आउटवर्ड को लिया, तो 53,080
ये देखें ये 53,080 इसने निकाला है, लेकिन इसने प्लस माइनस करके निकाला है। वो स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप लेजर के कंसेप्ट को समझ लेंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आप देखें बड़े सिंपल तरीके से ये दो फिगर्स हमने निकाल ली। जब आपने ये फिगर्स निकाल ली तो अब आसान है, आपके पास सब कुछ दिया हुआ है। ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ओपनिंग इन्वेंट्री देखें दी हुई है, एंडिंग इन्वेंट्री आपको दी हुई है, देख रहे हैं ये एंडिंग इन्वेंट्री ये दो दी हुई है। परचेजेज आपने निकाल ली है। रिटर्न्स आउटवर्ड का मकसद है परचेजेज रिटर्न भी दे रहा है आपको और सेल्स रिटर्न भी दे रहा है। ये दो फिगर्स दी हुई है। जर्नल एक्सपेंस जो है वो आपके कितने हैं, जर्नल एक्सपेंस आपने निकाल लिए कि जर्नल एक्सपेंस की, क्योंकि वो प्रीपेड भी था तो जर्नल एक्सपेंस आपने $10,880 के जर्नल एक्सपेंस निकाले हैं। रेंटल इनकम भी आपको दी हुई है, ये इनकम है आपकी रेंटल इनकम। तो ये तमाम फिगर्स आपकी दी हुई हैं। अब आप सीधा सीधा इनकम स्टेटमेंट बड़े आराम से बना सकते हैं। देखिए इनकम स्टेटमेंट एंजली का कैसे बनाएंगे हम, एंजली इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020 रेवेन्यू आपने 80,350 निकाला था, रिटर्न्स आउटवर्ड दी हुई थी, माइनस करके आपने रिटर्न्स इनवर्ड बल्कि जो माल वापस आया है तो रिटर्न्स इनवर्ड को आपने माइनस कर दिया, सेल्स रिटर्न, तो आपकी सेल्स नेट सेल्स आ गई 78,280। ओपनिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालने, ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, मैं दिखा के आ रहा हूँ आपको। परचेजेज आपने निकाली है, परचेजेज में से रिटर्न्स आउटवर्ड जो परचेजेज रिटर्न है वो माइनस कर दें, नेट परचेजेज आ गई और इसमें से एंडिंग इन्वेंट्री जो है उसको आप माइनस कर दें। तो ओपनिंग प्लस हो गई, एंडिंग माइनस हो गई और आपके पास नेट परचेजेज ये आ गई। ये आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गया 48,290। 78,280 नेट सेल्स में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करा, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया $29,990। रेंटल इनकम मैंने आपको बताया था अभी दी हुई है सवाल के अंदर, 9,000 आपने प्लस कर दी। जनरल एक्सपेंस जो है वो आपने देखे थे $10,880। मैं आपको समझा के आ रहा हूँ पीछे कि जनरल एक्सपेंस जो दिया हुआ था उसमें से प्रीपेड जनरल एक्सपेंस जो है, जो प्रीपेड है, जो नेक्स्ट ईयर $600 का जो था वो आपने माइनस कर दिया। आपके पास नेट जनरल एक्सपेंस आ गए। इररिकवरेबल डेट्स भी एक्सपेंस है और इररिकवरेबल डेट्स आपको पता है कितना है, $2,300 का हम निकाल कर आए तो बल्कि उसने दिया हुआ था सवाल में। तो इररिकवरेबल डेट्स आपके पास आ गए, ये भी एक्सपेंस है। और डेप्रिसिएशन भी आपने निकाला था 12,750। अब वो पता है ना कैरिंग वैल्यू $85,000 की दी हुई थी, 72 है एंड के अंदर, तो मैंने डिफरेंस आपको समझाया था 12,750 जो है वो आपका डेप्रिसिएशन है। तो डेप्रिसिएशन निकाल लिया, ये टोटल एक्सपेंसेस आ गए। तो आपके पास प्रॉफिट फॉर द ईयर $13,060 ये आपके पास आ गया। तो इट्स वेरी सिंपल कि दो मिसिंग फिगर्स थी आपकी, बाकी जनरल एक्सपेंस की ट्रीटमेंट थी और एक डेप्रिसिएशन जो कैरिंग वैल्यू दी हुई थी। और बाकी ये फॉर्मेट है इनकम स्टेटमेंट का, इसके अंदर फिगर आपने डाल दी तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अगला फिर देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। अगले में कहता है कैलकुलेट द फॉलोइंग टू 2 डेसिमल प्लेसेस फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2020। ग्रॉस मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन एक है ग्रॉस मार्जिन, एक है मार्कअप, एक है प्रॉफिट फॉर द ईयर। देखिए ग्रॉस मार्जिन हमेशा याद रखिएगा कि अभी हम इनकम स्टेटमेंट कैलकुलेट करके आ रहे हैं। ग्रॉस मार्जिन का मकसद है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट आपका आया है इसको आप सेल्स से डिवाइड करते हैं। सेल्स कितनी है, रेवेन्यू है 80,350, तो ये 29,990 को 80,350 से डिवाइड करेंगे, ये ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज आपके पास आ जाएगी। फिर कहता है मार्कअप। मार्कअप याद रखिएगा हमेशा कि जब मार्जिन की बात वो करता है तो वो रेवेन्यू से रिलेट करती है। जब भी मार्कअप की बात करेगा तो फिर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स यानी ग्रॉस प्रॉफिट हमारा जो है उसको हम कॉस्ट ऑफ सेल्स से जब डिवाइड करेंगे तो वो मार्कअप आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स आपकी 48,290 ये हमने निकाली हुई है। तो 29,990 को रेवेन्यू से डिवाइड करेंगे तो ग्रॉस मार्जिन आ जाएगा और इसी 29,990 ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल्स से डिवाइड करेंगे तो आपके पास मार्कअप आ जाएगा। मार्कअप रिलेट्स टू कॉस्ट एंड मार्जिन रिलेट्स टू रेवेन्यू, ये याद रखिएगा। और तीसरी उसने क्या कही है आपसे निकालने के लिए, प्रॉफिट मार्जिन। जब प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो फिर नेट प्रॉफिट को याद रखिएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर है 13,060। इस 13,060 को डिवाइड करेंगे इसी 80,350 से, तो आपके पास ये परसेंटेज आ जाएगी।
देखिए इसी तरीके से 20 ग्रॉस मार्जिन कैसे निकाला, 29,990 को 80,350 से डिवाइड किया तो 37.32% ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज आ गई। मार्कअप में समझा के आ रहा हूँ कि इसी ग्रॉस प्रॉफिट को कॉस्ट ऑफ सेल्स 48,290 से डिवाइड किया तो 62.110% आ गया। और प्रॉफिट मार्जिन मैंने बताया था कि प्रॉफिट फॉर द ईयर 13,060 को उसी रेवेन्यू सेल्स से डिवाइड किया 80,350 से तो 16.25% आ गया। ये आपने कैलकुलेट कर ली, सिंपल फार्मूला था, कंसेप्चुअली आपने समझा। आगे आए, कहता है एक्सप्लेन हाउ ए बिजनेस में इंक्रीज इट्स ग्रॉस प्रॉफिट। एक बिजनेस ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से इंक्रीज कर सकता है। अब हम ऊपर इनकम स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। जब हम ग्रॉस मार्जिन की बात करते हैं तो देखें ग्रॉस मार्जिन जो है, ग्रॉस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में एक तो रेवेन्यू आती है, एक हमारी क्या आती है, एक हमारे पास आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ग्रॉस मार्जिन को बढ़ाने के, ग्रॉस प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके हैं। या तो आप अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करें कि अच्छे सप्लायर्स ढूंढें कि जो सप्लायर्स आपको कम कीमत के ऊपर अच्छी क्वालिटी का माल दें, तो आपकी अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। या फिर दूसरा आप ये कर सकते हैं कि अपने रेवेन्यू में इजाफा करें। जितना आप रेवेन्यू बढ़ाएंगे अपना, वहाँ से भी फिर ग्रॉस मार्जिन जो है बढ़ सकता है। अगर आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी कम होती है और रेवेन्यू आप बढ़ा रहे हैं तो भी ये दो चीज़ें होती हैं, या तो प्रॉफिट को, रेवेन्यू को आप इंक्रीज़ करें या फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को कम करें। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये क्या कहता है, कहता है रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ सेल्स बाय फाइंडिंग लेस एक्सपेंसिव सप्लायर्स। जो मैं कह रहा था कि सप्लायर्स आप अपने लेस एक्सपेंसिव, जो कम कीमत के ऊपर अच्छी क्वालिटी का आपको माल दें। और सेकंड मैंने आपको बताया था कि अपने रेवेन्यू को, इंक्रीज इन रेवेन्यू, इंक्रीज इन रेवेन्यू, रेवेन्यू को बढ़ाएं, अपनी सेल्स बढ़ाएंगे तो भी आपको, क्योंकि क्या होगा कि आपको बल्क के ऊपर क्या होगा, जब आपको, अगर आपका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको जो सप्लायर्स होंगे वो फिर डिस्काउंट भी मिलने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर, अगर आप बल्क क्वांटिटी के अंदर माल खरीदेंगे, क्योंकि रेवेन्यू बढ़ाने का मकसद है कि फिर आपको जो गुड्स हैं वो भी परचेज़ करनी पड़ेंगी, जब भी तो आगे बेचेंगे अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं। तो इसलिए उसकी फिर जो डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं, क्योंकि बल्क में परचेजेज आप करते हैं, तो उसकी वजह से भी फिर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता है। तो आइदर इंक्रीज इन रेवेन्यू और रिड्यूस करें कॉस्ट ऑफ सेल्स को। ये दो चीज़ें हो गई। बाकी आपसे क्या पूछता है, कहता है एक्सप्लेन हाउ ए बिजनेस में इम्प्रूव इट्स प्रॉफिट मार्जिन। प्रॉफिट मार्जिन कैसे करेगा, तो देखिए इनकम स्टेटमेंट अगर आप समझने की कोशिश करें तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के बाद में बाकी सारे एक्सपेंसेस हैं आपके, तो आप फिर उसको ये करें कि ओवरहेड्स जो आपके एक्सपेंसेस हैं उसके अंदर कॉस्ट कटिंग करें, आप उसमें इनोवेटिव तरीके ढूंढें जिससे आपके एक्सपेंसेस कम हो। तो एक्सपेंसेस जब आपके कम होंगे तो फिर डेफिनेटली आपके जो प्रॉफिट फॉर द ईयर है वो फिर बढ़ जाएगा। बेटर कंट्रोल ऑफ ओवरहेड एक्सपेंसेस सच एज रिड्यूसिंग इररिकवरेबल डेट्स। अब इररिकवरेबल डेट्स को भी हमने एक्सपेंस के अंदर शामिल किया, तो अच्छे कंट्रोल होंगे तो इररिकवल राइट ऑफ नहीं करना पड़ेगा रिसीवेबल को, वो हिट आपको नहीं पड़ेगी। और दूसरे एक्सपेंसेस की कॉस्ट कटिंग आप कर सकते हैं ज़ीरो बेस्ड बजटिंग के ज़रिए, कि दोबारा रिविज़िट करें सारे एक्सपेंसेस को। तो ये तरीका आपके पास हो गया। उसके बाद कहता है ई के अंदर आपसे कहता है कि एक्सप्लेन वन रीज़न वाई ईच ऑफ द फॉलोइंग में बी इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए बिजनेस। के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये लोग क्यों इंटरेस्टेड होते हैं। एम्प्लाई क्यों इंटरेस्टेड होगा, देखिए एम्प्लाई जो है, जो काम कर रहे हैं, उनका तो बेनिफिट, बल्कि उनका इंटरेस्ट ये है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि वो असिस्ट करते हैं कि यार प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, लॉस में जा रही है, उनकी जॉब जो है वो जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है। क्योंकि अगर बिज़नेस कोई लॉस कमा रहा है तो फिर इंक्रीमेंट भी नहीं मिलेंगे, सैलरीज़ का भी इशू खड़ा हो जाता है। जो कंपनीज लॉस कर रही होती हैं, दे हैव टू ले देयर एम्प्लॉइज़ ऑफ, कि एम्प्लॉई की ले ऑफ शुरू हो जाती है, टर्मिनेट कर रहे होते हैं, उनको निकाल रहे होते हैं। तो बड़ा इशू होता है उसके अंदर। कोविड के अंदर तो ख़ास तौर पे आप खुद भी देख रहे हैं कि कितने बिजनेसेस जो है वो ख़त्म हो गए। जब बिजनेसेस प्रॉफिट कमाएंगे ही नहीं तो फिर एम्प्लॉई को कैसे रखेंगे। तो एम्प्लॉइज़ आर मच मोर इंटरेस्टेड in financial statements to assess whether the business is making profit or loss, they have the job security, और उसके अलावा उनकी आगे क्या prospects हैं। तो एम्प्लॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सप्लायर्स इसलिए इंटरेस्टेड होते हैं, दे वुड लाइक टू सी वेदर द बिजनेस की जो लिक्विडिटी है
दे आर एबल टू आई मीन टू से मैक देम कि जो पेमेंट्स उनको होनी है वो हो जाएगी नहीं होगी, लिक्विडिटी है भी कंपनी की या नहीं है। अगर कंपनी का लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, तो वो उनको फिर एक सुकून होता है कि यार सही है। गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड होती है कि भाई जो टैक्सेस आप पे कर रहे हैं अपनी इनकम पे वो सही कैलकुलेट आपने करा है या नहीं करा है। तो ये तीन रीज़न्स हैं आपकी और सवाल ख़त्म होता है। आप यहाँ देखें, एम्प्लॉय टू बी अवेयर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी टू असेस जॉब सिक्योरिटी रेमुनरेशन। सप्लायर्स करते हैं टू असेस लाइकलीहुड ऑफ बीइंग पेड अमाउंट और कि जो उनका अमाउंट है वो मिलेगा नहीं मिलेगा। और गवर्नमेंट जो है वो टैक्सेस टू कंफर्म करेक्ट अमाउंट ऑफ टैक्सेस आर बीइंग पेड। तो ये सिंगल एंट्री का क्वेश्चन था, होप आपकी समझ में आया होगा। तो इसकी प्रैक्टिस करें, एग्ज़ाम्स भी हैं हर साल तकरीबन, नॉर्मली ये सवाल आता ही है, रेगुलर फीचर है मोर और लेस, या फ्रीक्वेंटली आता है आप ये कह लें। तो इसकी प्रैक्टिस करें, आसान है, मिसिंग फिगर्स कुछ नहीं होती। सेल्स और परचेजेस नॉर्मली वो यही गायब करता है आपसे, बाकी कुछ एडजस्टमेंट होती है और बाकी फॉर्मेट्स हैं। तो होप आपकी समझ में आया होगा। अगर कुछ चीज़ नहीं आई समझ में तो कमेंट्स में लिखिएगा। टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखें एंड होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग योर एग्ज़ाम विद A+। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।